तो दोस्तों, अगर पुलिस चाहे तो पाताल से भी मुलजिम को खोजकर निकाल सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सजनी मर्डर केस। 26 साल की सजनी का 14 फरवरी साल 2003 को लूटपाट के दौरान उसी के घर में कत्ल कर दिया जाता है। अब पुलिस फौरन ही सजनी के हत्यारों और लुटेरों की तलाश में लग जाती है। लेकिन सजनी के हत्यारों या लुटेरों को पुलिस पकड़ पाती उसके अगले ही दिन 15 फरवरी साल 2003 को सजनी का पति तरुण कुमार ज़ीनाराज भी गायब हो जाता है। अब पुलिस फौरन ही उसके पति को खोजने में लग जाती है। 6 साल तक जांच करती रहती है और तलाशती रहती है, लेकिन कहीं से ना तो सजनी के हत्यारों और लुटेरों का पता लगता है और ना ही पुलिस को सजनी के पति तरुण कुमार का कोई सुराग लगता है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री 2006 में नरेंद्र मोदी इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और आला से आला अधिकारियों को बुला के जांच करने के लिए कहते हैं। 15 साल तक चली इस जांच में 15 साल के बाद जब आरोपी को पकड़ा जाता है तो आरोपी पुलिस से कुछ नहीं बोलता है, खामोश पुलिस के साथ चल देता है। लेकिन चलते चलते बस इतना कहता है क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौधरी से कि बस इतना बता दो कि आप मुझ तक पहुंचे कैसे। बड़ी ही इंटरेस्टेड ये कहानी है दोस्तों, इस कहानी को जरूर सुनना और समझना। चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 फरवरी साल 2003 का ये वो दिन था जब अहमदाबाद के रहने वाले ओके कृष्णा की अचानक से सुबह सुबह मोबाइल की घंटी बजती है। और जैसे ही ओके कृष्णन अपने मोबाइल फोन को रिसीव करते हैं तो सामने से उनका दामाद तरुण कुमार दीनाराज रोते हुए कहता है कि रात घर में गुंडे घुस गए, लूटपाट की, मेरी पत्नी और आपकी बेटी सजनी की हत्या भी कर गए हैं। उसका शव यहीं खून में लथपथ सना हुआ फर्श पे पड़ा है। फिलहाल बेटी की हत्या की बात सुनते ही ओके कृष्णन अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ फौरन ही भागते दौड़ते अपनी बेटी और दामाद के घर पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि उनकी बेटी सजनी की लाश खून में लथपथ सनी हुई पड़ी है फर्श पे और उसका दुपट्टा भी उसके गले में है। वहीं घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। वहीं लाश के पास उनका दामाद तरुण कुमार दीनाराज दहाड़े मार मार कर रो रहा है। फौरन ही बिना देरी किए परिवार वाले सजनी को उठाते हैं और सजनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां मृत घोषित कर देते हैं। वापस सजनी के परिवार वाले उसकी डेड बॉडी को घर ले आते हैं। तब तक अहमदाबाद की पुलिस को भी पता लग चुका होता है। थोड़ी ही देर में क्राइम सीनरी पर अहमदाबाद की पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस देखती है कि सजनी का शव खून में लथपथ सना हुआ फर्श पे पड़ा है और उसका दुपट्टा उसके गले में है। वहीं घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है और वहीं लाश के पास उसका पति तरुण कुमार दीनाराज दहाड़े मार मार कर रो रहा है। अब बिना देरी किए पुलिस एक एक चीज की जांच करने में लग जाती है। पुलिस बारीकी से जांच कर रही होती है, तभी तरुण कुमार से कुछ पूछताछ भी करती है। और पुलिस पूछताछ में तरुण कुमार जो कुछ भी पुलिस को बताता है वो दहाड़े मार मार के रोते हुए ही बताता है। तरुण की हालत को देखते हुए पुलिस ज़्यादा उससे पूछताछ नहीं करती है, लेकिन घटना स्पॉट पर मौजूद पुलिस के साथ खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भूसे जा रहा था। लिहाजा तरुण की हालत को देखते हुए कुत्ते के भौंकने को पब्लिक और पुलिस दोनों ही नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुत्ते के भौंकने से एक बार शक तो ज़रूर तरुण की तरफ जाता है। फिलहाल उसकी हालत को देखकर नज़रअंदाज कुत्ते के भौंकने को कर दिया जाता है। अब पुलिस फौरन ही सजनी के शव को सील करती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, इधर पुलिस जो है पूरी तरह से लग जाती है सजनी के हत्यारों और लुटेरों की तलाश में, लेकिन कहीं से पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। इधर पोस्टमार्टम होता है और आखिरी बार जब हॉस्पिटल में तरुण कुमार जीना राज को बुलाया जाता है सजनी को दिखाने के लिए, तो उस वक्त भी हॉस्पिटल में पुलिस का खोजी कुत्ता लगातार तरुण कुमार पर ही भौंके जा रहा था। लेकिन तरुण की हालत को देखते हुए वहां पर भी पब्लिक और पुलिस दोनों ही कुत्ते के भौंकने को नज़रअंदाज कर देते हैं। तरुण की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन ये क्या कि अगले ही दिन 15 फरवरी साल 2003 को तरुण कुमार दीनाराज दोपहर को अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो जाता है। अब पुलिस सजनी के हत्यारों को और लुटेरों को तलाश पाती उससे पहले तरुण कुमार का गायब होना
पुलिस की कई टीमें एकदम तरुण कुमार की तलाश में लग जाती हैं। लगातार जांच पड़ताल चलती रहती है, लेकिन कहीं से ना तो सजनी के हत्यारों और लुटेरों का पुलिस को कोई सुराग लगता है और ना ही सजनी के पति तरुण कुमार का कोई अता पता पुलिस को लगता है। लिहाजा अब पुलिस और पब्लिक दोनों की ही ये समझ में आने लगता है कि आखिर खोजी कुत्ता तरुण पर क्यों भौंक रहा था। तरुण के फरार हो जाने के बाद सजनी के माँ बाप अपने दामाद तरुण कुमार पे ही अपनी बेटी सजनी की हत्या की एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस की कई टीमें तरुण को तलाशने में लग जाती हैं, लेकिन दोस्तों लगातार छानबीन चलती रहती है, पुलिस की जांच जारी रहती है, पुलिस हर हुनर लगा लेती है, लेकिन कहीं से तरुण कुमार का कोई सुराग नहीं लगता है। लिहाजा इस बीच अब हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं और जनाब यहाँ तक के साल बदल जाते हैं, लेकिन तरुण कुमार का कोई पुलिस को सुराग नहीं लगता है और ना ही सजनी के हत्यारों और लुटेरों का कोई सुराग लगता है। इस बीच लगभग 6 साल बीत जाते हैं, जांच धीमी पड़ जाती है, धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाने लगती है, फाइल बंद हो जाती है, लेकिन ना तो तरुण कुमार का कोई सुराग लगता है और ना ही पुलिस को सजनी के हत्यारे या लुटेरे मिलते हैं। दोस्तों साल 2006 में सजनी के पिता ओके कृष्णन अपनी बेटी सजनी की हत्या का इंसाफ मांगने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाते हैं। शुरू में तो ये नरेंद्र मोदी से मिल नहीं पाए थे, लेकिन बाद में इन्हें किसी ने नरेंद्र मोदी से मिलवा दिया था। जब ये नरेंद्र मोदी से मिले तो इन्होंने पूरी कहानी अपनी सजनी की हत्या की बताई। हत्या की पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस केस में इंटरेस्ट दिखाया और आला से आला पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर 2006 में सजनी मर्डर केस की फाइल खोल के फिर से बारीकी से जांच करने को कहा। लिहाजा होता यह है कि अब इस केस की जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर ए के शर्मा को सौंपी जाती है और ए के शर्मा फौरन ही पुलिस की कई टीमें सजनी हत्याकांड की फाइल खोलकर जांच में लगा देते हैं। शुरुआत के दिनों में कुछ नहीं पता लगता है, इस बीच हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, यहाँ तक कि सालें बीत जाती हैं, लेकिन पुलिस की मेहनत कुछ नहीं कर पाती है, ना पुलिस के कुछ हाथ लगता है। होता यह है कि इस बीच अधिकारी भी कई बदल जाते हैं और पूरे 6 साल बीत जाते हैं जांच करते हुए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहते हैं। अब साल आ गया था 2012। साल 2012 में इस केस की जांच का जिम्मा डीसीपी दीपन भद्रोन को सौंपा जाता है और डीसीपी दीपन भद्रोन पुलिस की कई टीमें एकदम बारीकी से जांच पड़ताल में लगा देते हैं। जहां पुलिस की टीमें बारीकी से इस केस की जांच पड़ताल कर रही थीं, डीसीपी दीपन भद्रोन की अगुवाई में इस केस से जुड़े एक एक शख्स के इतिहास और भूगोल को खंगाला जाता है। वहीं एक एक शख्स की प्रोफाइल को भी खंगाला जाता है, यहाँ तक कि 1 लाख कॉल डिटेलों को खंगाला जाता है। लेकिन 1 लाख कॉल डिटेल खंगालने के बावजूद भी पुलिस के हाथ ऐसा कोई नंबर नहीं लगता है जिसके तार तरुण कुमार दीनाराज से जुड़े होते। लिहाजा होता ये है कि अब पुलिस दूसरा तरीका अपनाना शुरू कर देती है। मंदसौल में जहां रह रही थी तरुण कुमार दीनाराज की मां और भाई, अब वहां पे पुलिस वाले अपना भेष बदल के जाते हैं और जनाब सिविल वर्दी में पिंक गैस की तौर पे रहने लगते हैं जानकारी जुटाने के लिए। लेकिन अब जो तरुण कुमार के घर के खास लोग थे, जैसे उसकी मां अनम्मा और उसके भाई के नंबर की पुलिस लगातार निगरानी करती रहती है और एक एक बात सुनती रहती है और टेप करती रहती है। लिहाजा इस बीच पुलिस के जो जवान मंदसौल में रह रहे थे, जहां तरुण की मां अनम्मा रह रही थी, वहीं पर पड़ोस में रहते हुए उन्हें महीने बीतते हैं और सालें बीत जाती हैं और इस बीच पिंक गैस के तौर पे रह रहे पुलिस के अधिकारी पड़ोसियों से पूछताछ भी करते हैं। कुछ पड़ोसी पुलिस को अहम जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि बूढ़ी माँ अनम्मा के 2 बेटे हैं, जो कि एक तो यहीं उनके पास रहता है और एक साउथ इंडिया में कहीं रहता है। ये जानकारी पुलिस के लिए बहुत अहम थी। लिहाजा पुलिस को ये भी बताते हैं पड़ोसी कि बीच बीच में बूढ़ी माँ इधर केरला और केरला से बेंगलुरु आती जाती रहती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी पुलिस के लिए हाथ लगी थी।
क्योंकि पुलिस का मानना था कि बीच बीच में बूढ़ी माँ अनम्मा आखिर केरला और केरला से बेंगलुरु क्यों जाती हैं। लेकिन पुलिस उनके नंबर पे भी बराबर निगरानी कर रही थी। शुरू के महीनों में तो कोई कॉल ऐसी नहीं आती है अनम्मा के नंबर पे जिससे कुछ शक गहरा था। लिहाजा होता ये है कि फिर भी पुलिस लंबे समय तक अनम्मा के नंबर पे निगरानी करती रहती है। लिहाजा इस बीच अनम्मा के नंबर पे एक फ़ोन कॉल आती है। जब पुलिस उस नंबर की जांच करती है तो पता लगता है कि ये नंबर निशा परवीन नाम की एक महिला के नाम पे रजिस्ट्रेड है। लिहाजा अब पुलिस उस नंबर का पता लगा के निशा परवीन तक पहुंच पाती उससे पहले ही एक और अनम्मा के नंबर पे लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आता है। लिहाजा पुलिस उस लैंडलाइन नंबर की जांच कराती है तो पता लगता है कि ये लैंडलाइन नंबर ओरिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेड है, जो कंपनी बेंगलुरु में मौजूद है। अब जनाब पुलिस की एक टीम भागी भागी बेंगलुरु पहुंचती है और फिर ओरिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी पे जाती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 लोग काम किया करते थे। अब इन 35,000 लोगों में पुलिस ये पता कैसे लगाती कि तरुण कौन है। फिलहाल पुलिस वहां पे जाके और वहां के कर्मचारियों से पूछताछ करती है, क्या यहाँ कोई तरुण कुमार नाम का काम करता है। लेकिन दोस्तों हर कोई यही कहता है कि तरुण इस कंपनी में कोई नहीं है। अब पुलिस 35,000 लोगों की लिस्ट खंगालती है लेकिन कोई भी तरुण नाम का उसमें नजर नहीं आता है। तभी पुलिस वापस आती है और तरुण कुमार की एक पुरानी सी फोटो ले जाती है। वहीं गेट पे कंपनी के खड़े होके कर्मचारियों को दिखाती है और कहती है, क्या इस शक्ल का इंसान आपको दिखा है। सभी ये कहते हैं कि नहीं, इस कंपनी में इस शक्ल का इंसान कोई नहीं है। लेकिन एक कर्मचारी होता है जो कि पुलिस से एक दिन कहता है कि आप जो फोटो दिखा रहे हो, इस शक्ल का इंसान मैंने इस कंपनी में देखा है और वो यहीं काम करता है। पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर वह अपनी पहचान बदल के यहाँ पर रह रहा है। लिहाजा वो शख्स पुलिस को बताता है कि जिसे आप फोटो में तरुण कुमार जीना राज बता रहे हैं, दरअसल ये जो है ओरिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी का एकीक्यूट परवीन भटाले है। पुलिस समझ जाती है कि परवीन भटाले बनकर यहाँ पे तरुण कुमार रह रहा है। अब पुलिस जल्द से जल्द छापा मार के तरुण कुमार को पकड़ना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही चतुराई से काम लिया। पुलिस सोचती है कि अगर तरुण कुमार को भनक लग गई तो वो यहाँ से भी 9-2-11 हो जाएगा और फिर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा पुलिस जो है खामोश हो जाती है और फिर क्राइम ब्रांच को बुला लेती है और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल वर्दी में पता करने के बाद कंपनी के अंदर सीधे जाते हैं तरुण कुमार की केबिन तक और केबिन में जाने के बाद सामने बैठे शख्स से कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण, और हाथ बढ़ाते हैं मिलाने के लिए। तो सामने कुर्सी पे बैठा शख्स हाथ आगे बढ़ा देता है। इससे ये साबित हो जाता है कि कुर्सी पे बैठा शख्स तरुण ही है। फौरन क्राइम इंस्पेक्टर अनिल चौधरी नीचे फ़ोन करते हैं और पूरी पुलिस टीम को बुला लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, तरुण कुमार अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण भी ये समझ जाता है कि मुझे अब पुलिस ने 15 साल के बाद आखिर पता करके पकड़ लिया है, इसीलिए वो बिना विरोध करे ही पुलिस के साथ चल देता है। और चलते चलते वो पुलिस से कहता है कि आखिर आपने मुझे पकड़ तो लिया ही है, लेकिन इतना बता दो कि आप मुझ तक पहुंचे कैसे। लिहाजा पुलिस ले जाती है और 25 अक्टूबर साल 2018 को कोर्ट में पेश करती है तरुण कुमार को, जहां से 4 दिन के लिए पुलिस को रिमांड मिलता है। उसके बाद जब पुलिस 15 साल पहले हुई सजनी की हत्या के बारे में तरुण से पूछताछ करती है तो तरुण कुमार पुलिस को साफ साफ बताता है कि उस रात घर में गुंडे घुसे ही नहीं थे। दरअसल सच्चाई ये है कि सजनी से शादी करके मैं खुश नहीं था। मेरा लव अफेयर दरअसल कहीं और चल रहा था, लेकिन अपने परिवार की बातों में आकर मैंने बैंक में काम करने वाली लड़की सजनी को देखा और फिर उससे शादी कर ली। मैं बहुत जल्द ही उससे ऊब गया था। लिहाजा
मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से वैलेंटाइन डे के दिन कहा था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। उसके बाद भोपाल में स्थित अपने हल्ली पन्ना अपार्टमेंट में मैं आया, जहाँ मैंने अपनी पत्नी की रुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद सभी सामान बिखेर दिया और कह दिया कि लूटपाट की घटना है। लिहाजा शुरू के दिनों की जांच पड़ताल में पुलिस की शक की सुई मेरी तरफ घूमी, लेकिन मैं जो हूँ मौका पाकर फरार हो गया। उसके बाद भागकर मैं भोपाल आया और भोपाल में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मैं खुशखबरी लाया हूँ और मैंने अपनी पत्नी सजनी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूँगा। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धक्का मार के भगा दिया और कहा कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद भोपाल में ही मैं अपने दोस्त प्रवीण भटाले के पास गया, जो कि कॉलेज के समय में मेरा जूनियर हुआ करता था। मैंने उससे जाकर कहा कि मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, लिहाजा मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है, मुझे कुछ काम दो। तभी वो मुझे अपनी ही संस्था कोचिंग में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है और मैं वहाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगता हूँ। इसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है, जिस शैतानी ख्याल के चलते मैं अपने दोस्त प्रवीण भटेले से खूब नज़दीकियाँ बढ़ाता हूँ और नज़दीकियाँ बढ़ा के उसके पर्सनल कंप्यूटर को भी यूज़ करने लगता हूँ। तभी मैं प्रवीण भटेले के कॉलेज के सर्टिफिकेट और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंटों को स्कैन कर लेता हूँ और फिर उन पे अपना फ़ोटो लगा के खुद प्रवीण भटेले बन जाता हूँ। उसके बाद साल 2012 में ही मैं आ जाता हूँ भोपाल से बेंगलुरु और बेंगलुरु में कुछ दिनों तो इधर उधर भटकता हूँ, लेकिन फिर मैं ओरिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं जॉब कर रहा था, यहाँ तनख्वाह अच्छी मिल रही थी तरुण कुमार को, और तरुण कुमार को हर साल कंपनी 20 लाख का पैकेज भी दिया करती थी। कमाल की बात तो ये है कि तरुण कुमार ये सब ड्यूटी फर्जी दस्तावेजों पे कर रहा था और वो आज तक पकड़ा नहीं गया। लिहाजा तरुण कुमार ने इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर अपना पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी सरकारी डॉक्यूमेंट भी बना रखे थे। कंपनी की तरफ से वह 3 बार अमेरिका दौरे पे भी जा चुका था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि वो ये नौकरी और अमेरिका तक के दौरे सब फर्जी कागजों की दम पे कर रहा था और आज तक पकड़ा नहीं गया। फिलहाल उसके बाद पुलिस जो है तरुण कुमार को जेल भेज देती है और फिर निशा से पूछताछ होती है। तो निशा तरुण कुमार की पत्नी थी, लिहाजा निशा जो है साल 2012 में ही बेंगलुरु में मिली थी तरुण कुमार को। तो तरुण कुमार ने निशा से दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद निशा को बताया कि एक हादसे में उसके माँ बाप सब मर गए और वो तन्हा दुनिया में अकेला रह गया। बनी हुई तरुण की ये कहानी सुनकर निशा को उस पर तरस आ गया और निशा ने साल 2012 में तरुण कुमार के साथ शादी कर ली। लिहाजा तरुण कुमार के माँ बाप जब जाते थे तो तरुण कुमार अपनी पत्नी निशा को कहता था कि ये उसके चाची चाचा हैं। अब जब निशा से पूछताछ हुई तो निशा बताती है कि वो तो तरुण कुमार को प्रवीण भटाले के ही नाम से जानती थी, उसे इसके आगे कुछ पता नहीं है। फिलहाल अब तरुण कुमार को तो जेल भेज दिया जाता है और लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि तरुण कुमार फर्जी दस्तावेजों की दम पे इंडिया में तो नौकरी कर ही रहा था, बल्कि वह अमेरिका तक दौरे कर रहा था। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर पुलिस चाहे तो पाताल से भी मुलजिम को खोज कर निकाल सकती है, क्योंकि 15 साल बाद जब पकड़ा था तरुण को तो तरुण ये पूछने के लिए पुलिस से मजबूर हो गया था कि खाली इतना बता दो कि आप मुझ तक पहुंचे कैसे। फिलहाल दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपराधी कितना भी शातिर हो वो एक दिन पकड़ा जाता है। इसीलिए गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने सच्ची घटनाओं की कहानियां लेके आता हूं। और दोस्तों गुलजार खान यूट्यूब चैनल का देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनाने का यही मकसद है कि आप सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो।
पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मतलब है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।